हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? उसमें पढ़ा था हमने आरबीसी, और जो आरबीसी होती है उसमें होता है न्यूक्लियस एब्सेंट, ओनली सेल इन ह्यूमन बॉडी जिसमें होता है न्यूक्लियस एब्सेंट। और आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन का बना हुआ होता है। जो हीम होता है वो Fe+2 से बनता है, उसको हम फूड के द्वारा लेते हैं। जब फूड में हो जाती है Fe+2 की कमी तो हो जाती है हीमोग्लोबिन की कमी, और जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो रक्त की हो जाती है कमी, और इसे कहा जाता है एनीमिया या रक्ताल्पता। ठीक। और 100 मिलीलीटर ब्लड में होता है 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन। इसके बाद हमने देखा था कि इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है। इसका फॉर्मेशन एडल्ट्स में होता है रेड बोन मेरो में, और रेड बोन मेरो में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों का ही फॉर्मेशन होता है। और जो येलो बोन मेरो है उसमें इसका होता है स्टोरेज। और जब आरबीसी का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसका अपघटन भी होता होगा। इसकी लाइफ स्पान कितनी होती है? 120 दिन इसका अपघटन होता है स्प्लीन में, और प्लीहा में इसका अपघटन होता है, इसलिए इसे कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। और इसके अपघटन होने के बाद बनता है बिलीरुबिन पिगमेंट, और इस बिलीरुबिन पिगमेंट की वजह से ही ह्यूमन का जो यूरिन है उसका कलर होता है लाइट येलो कलर। इसके बाद हमने देखा आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 से 55 लाख पर mm³, और ये मैक्सिमम होती है रक्त में। इसका फंक्शन क्या होता है? ये ऑक्सीजन और CO2 दोनों का ही परिवहन करती है। और ये दोनों क्या होती है? इन दोनों को एक नाम देते हैं हम, श्वसनीय गैसें। तो आरबीसी श्वसनीय गैसों का परिवहन करती है। जब ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है तो इसे कहा जाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन, और जब ये CO2 का परिवहन करती है तो इसे कहा जाता है कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को लेकर जाती है लंग्स से ऑर्गन्स में, और CO2 को लेकर जाती है ऑर्गन्स से लंग्स में। जब कोयले का दहन किया जाता है तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो हीमोग्लोबिन से जुड़ता है। इसकी जुड़ने की प्रवृत्ति होती है 200 से 300 गुना ज्यादा, और इसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है, क्योंकि जब एक बार हीमोग्लोबिन से जुड़ गया CO तो उसके बाद हीमोग्लोबिन किसी से भी नहीं जुड़ पाएगा, ऑक्सीजन से नहीं जुड़ पाएगा, और इस वजह से ऑक्सीजन का परिवहन होता है बाधित, और दम घुटने से हो जाती है व्यक्ति की मृत्यु। इसके बाद हमने देखा था आरबीसी का आकार। आरबीसी का आकार होता है बाइकॉनकेव। और एक और हमने डिजीज देखी, ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? आरबीसी में जो फेरस अवस्था है वो नाइट्रेट की उपस्थिति में फेरिक अवस्था में बदल जाती है, और ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो नहीं हो पाता है, और जो बेबी है उसकी बॉडी हो जाती है ब्लू, इसीलिए इसे कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसके बाद हमने देखा था डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 6000 से 8000 पर mm³ ब्लड में इसकी संरचना होती है गोल, और इसकी जो लाइफ स्पान होती है वो आरबीसी की तुलना में होती है कम। इसके बाद हम देख रहे थे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के प्रकार, डब्ल्यूबीसी 2 टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट जिसमें कणिकाएं पाई जाती है, ग्रेन्युलोसाइट जिसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती है। जो ग्रेन्युलोसाइट है वो भी आगे 3 टाइप की हमने देखी थी, इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और जो एग्रेन्युलोसाइट है वो भी 2 टाइप की होती है, वो होती है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और जो डब्ल्यूबीसी का फंक्शन है वो मेन फंक्शन क्या है? इम्यूनिटी का। ये करती है रोगों से रक्षा। ठीक, ये हमने यहां तक देख लिया था। इससे आगे आज हम देखते हैं तो इयोसिनोफिल क्या काम करती है। इयोसिनोफिल जो ये सेल है डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है, ये मेन फंक्शन करती है इन्फेक्शन में। ये रोकती है, संक्रमण को रोकने का काम ये करती है, संक्रमण से रक्षा करने का काम करती है इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल के बाद सेकंड है बेसोफिल। बेसोफिल क्या करती है? बेसोफिल जो है वो 2 पदार्थों को स्त्रावित करती है, एक तो है हिस्टामिन और एक है हिपेरिन।
ये दो पदार्थों को स्रावित करती है, एक है हिस्टामीन और एक है हिपेरिन। हिस्टामीन का हम आगे जब इम्यूनिटी पढ़ेंगे, इम्यूनिटी वाला टॉपिक जब पढ़ेंगे तब हम हिस्टामीन का अध्ययन करेंगे। अभी आप ये याद रखिए, जो बेसोफिल कोशिका है उसके द्वारा हिस्टामीन और हिपेरिन स्रावित होते हैं। अब ये हिपेरिन क्या करता है, ह्यूमन बॉडी में ब्लड वेसल्स में ब्लड प्रवाहित होता है। जो ब्लड वेसल्स में ब्लड प्रवाहित होता है वो जमता क्यों नहीं है, उसको जमने से रोकने का काम कौन करता है, उसको जमने से रोकने का काम करता है हिपेरिन। हिपेरिन ब्लड वेसल्स में ब्लड को जमने नहीं देता, ब्लड को क्लोट नहीं होने देता। ठीक, जो बेसोफिल है उसे हिस्टामिन और हिपेरिन ब्लड वेसल्स में ब्लड को क्लोट नहीं होने देता। और जो ये बेसोफिल है वो इन पूरी डब्ल्यूबीसी में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। मिनिमम कौन है इसमें, बेसोफिल। बेसोफिल पूरी डब्ल्यूबीसी में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल कोशिका जो कि ग्रेन्युलोसाइट है डब्ल्यूबीसी की। न्यूट्रोफिल होती है डब्ल्यूबीसी में 60 to 65%। और यही न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा मात्रा में, मैक्सिमम कौन पाई जाती है, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, 60 से 65%। अब ये न्यूट्रोफिल वर्क क्या करती है उसको हम देखते हैं। न्यूट्रोफिल बेसिकली कोई भी रोगाणु अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसका भक्षण करने का काम करती है। अब वो कैसे करती है इसको एक बार आप यहां पर देखिए। ये आया कोई भी रोगाणु, ये रोगाणु आया और ये जो न्यूट्रोफिल हमने यहां पर बना दी, ये हमने बना दी न्यूट्रोफिल। अब ये रोगाणु को मारने का काम करेगी। ये रोगाणु को मारने का काम कैसे करेगी इसको हम देख रहे हैं। अब ये न्यूट्रोफिल जाएगी इस रोगाणु के पास, इस रोगाणु को चारों तरफ से ये घेरने की कोशिश करेगी। इस न्यूट्रोफिल ने इस रोगाणु को घेर लिया। अब नेक्स्ट क्या करेगी, नेक्स्ट क्या करेगी, ये इस जो रोगाणु को है पूरी तरीके से ही घेर लेगी और अपने अंदर कर लेगी। ये बाहर जो दिख रही है आपको वो है न्यूट्रोफिल और ये जो अंदर है वो है रोगाणु। सबसे पहले ये रोगाणु के पास गई, उसको घेरने की कोशिश करी और फिर घेरते घेरते ये पूरी तरह ही उस रोगाणु को अपने अंदर ले लिया। और रोगाणु को अंदर लेने के बाद क्या करेगी, ये रोगाणु को नष्ट कर देगी। और ये जो पूरी प्रोसेस है इसका एक नाम है, इसका नाम है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस इस पूरी जो ये प्रोसेस है इसका नाम है साइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। इसीलिए ये जो न्यूट्रोफिल है इसका नाम क्या है, इसका नाम है फेगोसाइट। हिंदी में इसे कहा जाता है भक्षकाणु। ठीक, तो जो ये न्यूट्रोफिल है वो फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करती है, इसीलिए इस न्यूट्रोफिल का नाम है फेगोसाइट। और ये पूरी प्रोसेस क्या है, फेगोसाइटोसिस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को हम देख लेते हैं। ये जो लिम्फोसाइट है ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है जिसके आगे होता है बी, एक होती है जिसके आगे होता है टी। तो एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक होती है उसके आगे होता है बी लिम्फोसाइट और जो दूसरी होती है उसके आगे होता है टी लिम्फोसाइट।
अब इनके नाम ये आगे ये बी क्यों लगा और ये टी क्यों लगा, इसको हम अभी ही देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो कहां पर होता है, आरबीसी के फॉर्मेशन पर हम जाते हैं। ये हमने देखा था कि जो ये डब्ल्यूबीसी है उसका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, रेड बोन मेरो में। इस डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन में लिम्फोसाइट भी यही बनती होगी, लिम्फोसाइट यहां पर बनी। अब ये लिम्फोसाइट यहां पर बनी तो यहां पर बन तो गई है, लेकिन इसको मेच्योर होना है। इसको मेच्योर होने के लिए ये दूसरे ऑर्गन्स के पास जाना है, तो ये मेच्योर होने के लिए जाती है दूसरे ऑर्गन्स के पास। ये मेच्योर होने के लिए जाती है दूसरे ऑर्गन्स के पास। अरे वेट फॉर अ मिनट। हमने देखा था कि ये जो लिम्फोसाइट है वो 2 टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट है वो मेच्योर होने के लिए जाती है, बी लिम्फोसाइट मेच्योर होने के लिए जाती है। ये बी लिम्फोसाइट हमने देखी और ये टी लिम्फोसाइट हमने देखी। जो ये बी लिम्फोसाइट है वो मेच्योर होने के लिए जाती है बोन मेरो के पास, बोन मेरो के पास। और जो ये टी लिम्फोसाइट है वो मेच्योर होने के लिए जाती है थाइमस ग्लैंड के पास। तो इन लिम्फोसाइट का नाम बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्यों हुआ, क्योंकि जो ये बी लिम्फोसाइट है उसका फॉर्मेशन तो हो जाता है लाल अस्थि मज्जा में, और इसका मेच्योरेशन होता है, बी लिम्फोसाइट का होता है बोन मेरो में और टी लिम्फोसाइट का होता है थाइमस ग्लैंड में। इसीलिए इनका नाम है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। एक क्या बच गई, मोनोसाइट। ये जो मोनोसाइट है मोनोसाइट जो होती है वो पूरी डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है पूरी इस डब्ल्यूबीसी में, वो होती है मोनोसाइट। अब ये मोनोसाइट क्या वर्क करती है, मोनोसाइट भी इस न्यूट्रोफिल की तरह करती है फेगोसाइटोसिस का वर्क। ये भी क्या करती है, फेगोसाइटोसिस। ठीक, ये करती है फेगोसाइटोसिस, इसीलिए इस मोनोसाइट को भी क्या कहा जाता है, फेगोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी में फेगोसाइट कौन कौन होती है, 2 कोशिकाएं होती है, एक तो होती है न्यूट्रोफिल और एक होती है मोनोसाइट। ठीक, ये हमने देख लिया डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी के बाद हम देखेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स देखने के पहले मैं आपको एक डिजीज और बता देती हूं जो है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर क्या होती है, ब्लड कैंसर में क्या होता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, ल्यूकेमिया। अब इसको ल्यूकेमिया क्यों कहा, क्योंकि इसमें जो डब्ल्यूबीसी है उसकी संख्या बढ़ के हो जाती है 1 से 2 लाख। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी कितनी होती थी, 6000 से 8000 पर MMQ ब्लड में, लेकिन ब्लड कैंसर में डब्ल्यूबीसी की संख्या हो जाती है 1 से 2 लाख। अब ये जो ज्यादा डब्ल्यूबीसी बनी 6000 से 8000 के अलावा, ये जो डब्ल्यूबीसी बनी वो नॉर्मल नहीं होती है। ये डब्ल्यूबीसी नॉर्मल नहीं होती है। नॉर्मल क्यों नहीं होती है, मान लो ये मैंने डब्ल्यूबीसी बनाई और इसमें ये बनाया मैंने केंद्रक,
अब इस केंद्रक में एक संरचना और पाई जाती है जिसे कहा जाता है डीएनए। तो ये जो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी है उसका जो डीएनए है जो इसके केंद्रक में पाया जाता है वो होता है नॉर्मल, लेकिन जब ये एक्स्ट्रा बनती है ब्लड कैंसर में तो उनका डीएनए हो जाता है एबनॉर्मल। तो ये जब डीएनए एबनॉर्मल हो जाता है तो ये जो अदर डब्ल्यूबीसी जो फंक्शन कर रही थी वो नहीं करेगी, इनका डीएनए होता है एबनॉर्मल, तो ये हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होती है। तो ब्लड कैंसर में क्या होता है, 1 से 2 लाख डब्ल्यूबीसी बन जाती है और उनका डीएनए होता है डैमेज। इनका डीएनए क्या होता है डैमेज। अब इनका डीएनए डैमेज होता है, ये कहां पर बन रही है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी बन रही है रेड बोन मेरो में। रेड बोन मेरो में बनी डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी के साथ क्या बन रही है डब्ल्यूबीसी के साथ बन रही है आरबीसी और प्लेटलेट्स। अब ये जो आरबीसी और प्लेटलेट्स यहाँ पर बन रही है तो ये जो एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी बनी वो इनकी ग्रोथ को भी इफेक्ट कर देती है, इनकी ग्रोथ जो होती है वहां पर उसको भी इफेक्ट कर देती है, इनकी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाती है। इस वजह से जो पूरा ब्लड का फॉर्मेशन है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन है, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट्स हो, सभी का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाता है और इसी स्थिति को कहा जाता है ब्लड कैंसर। ठीक, ये हमने पढ़ा ब्लड कैंसर। अब जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का हमने देखा था कि ये करती है रोगों से रक्षा। अब कोई भी रोगाणु अगर हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो डब्ल्यूबीसी थोड़ी ज्यादा मात्रा में बनेगी। तो कोई भी जब इन्फेक्शन होता है तो डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या इन्फेक्शन के टाइम पर बढ़ जाती है। लेकिन 2 डिजीज होती है, एड्स और टाइफाइड। ये जो एड्स और टाइफाइड है इसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने की जगह डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है कम। तो ये डिजीज आपको याद रखनी है, एड्स और टाइफाइड में डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है। और एक मैंने आगे बताया ब्लड कैंसर। अब हमारी हो गई डब्ल्यूबीसी कंप्लीट, इसके बाद हम आगे चलते हैं प्लेटलेट्स पर। प्लेटलेट्स आगे मैंने आपको बताया था ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी डब्ल्यूबीसी हमने पढ़ ली और अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का एक और नाम क्या होता था, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट इसका नाम क्यों होता था ये भी हमने देखा, क्योंकि इनका जो मेन वर्क होता है, इनका मेन फंक्शन होता है वो होता है ब्लड क्लॉट का। अगर कहीं भी ह्यूमन बॉडी में अगर कोई घाव हो जाता है तो उस घाव पर रक्त थोड़ी देर के लिए निकलता है, बाद में उसमें जम जाता है रक्त, वहां पर बन जाता है रक्त का थक्का। तो जो रक्त का थक्का बनाने का काम है वो कौन करती है, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या काम करती है, ब्लड क्लॉटिंग का। ब्लड क्लॉटिंग का ये काम करती है और ये जो प्रोसेस है इसका नाम क्या था, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस इस प्रोसेस का नाम है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट। तो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग का। अब प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है ह्यूमन बॉडी में, इसके नंबर कितनी होती है, तो ये होती है 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ ब्लड में। प्लेटलेट्स की संख्या होती है 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³।
ठीक, ये हमने देखा प्लेटलेट्स के बारे में। और प्लेटलेट्स का जो फॉर्मेशन होता है, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन किससे होता है? प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हमने देखा था रेड बोन मेरो में, उसमें इसका फॉर्मेशन होता है एक कोशिका से, उसका नाम है मेगा कैरियोसाइट। ये जो मेगा कैरियोसाइट है उसके अपघटन से होता है, मेगा कैरियोसाइट के अपघटन से होता है प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन। क्योंकि ये मेगा कैरियोसाइट कोशिका के अपघटन से बन रही है, किसी चीज के नष्ट होने से बन रही है, किसी चीज के टुकड़े होने से बन रही है, तो इसमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता है। तो हमने देखा प्लेटलेट्स के बारे में। अब ये जो ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस है इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। हम क्या देखेंगे, कौन सी प्रोसेस? थ्रोम्बोसिस की, ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस। तो ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस देखने के लिए हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे एक ह्यूमन स्किन। ये हमने बनाई ह्यूमन स्किन, और इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी घाव हो जाता है, इसमें हमने ये कर दिया, यहां पर घाव हो गया है, इस जगह पर घाव होने के बाद यहां से क्या निकलता है, यहां से निकलता है ब्लड। तो ये जो स्किन है, ह्यूमन स्किन में कोई भी घाव हुआ, यहां से निकला ब्लड। अब ये जो ब्लड निकला, ब्लड के साथ साथ कौन आएंगे, ब्लड के साथ सारे ही जो कोशिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सब आएंगे। तो यहाँ पर जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स भी यहाँ पर आती है, ये प्लेटलेट्स यहाँ पर आई, ये प्लेटलेट्स यहाँ पर आई। जब प्लेटलेट्स यहाँ पर आती है तो ये फट जाती है यहाँ पर आकर, और इनमें से एक पदार्थ निकलता है, उस पदार्थ का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ह्यूमन की जो स्किन है उसमें हमने बनाया एक घाव, वहां से निकल रहा था रक्त, और वहां पर आई प्लेटलेट्स, और जो ये प्लेटलेट्स है यहाँ पर आकर फट जाती है और ये बनाती है थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो आगे क्या करता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे कन्वर्ट हो जाता है प्रोथ्रोम्बिन में, और ये जो प्रोथ्रोम्बिन है वो आगे कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में। ठीक, और ये जो प्रोसेस होती है वो होती है Ca+2 आयन की प्रेजेंस में। प्लेटलेट से बना थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट आगे कन्वर्ट हो जाता है प्रोथ्रोम्बिन में, और प्रोथ्रोम्बिन आगे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बिन आगे क्या करता है, मैंने जब आपको प्लाज्मा पढ़ाया था तो वहां पर बताई थी आपको प्रोटीन्स, प्रोटीन्स कौन कौन सी होती है, वहां पर मैंने आपको एक प्रोटीन बताई थी, उसका नाम था फाइब्रिनोजन। तो यहां पर थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है ये बेसिकली होती है अघुलनशील, ये होती है इनसॉल्युबल। फाइब्रिनोजन प्रोटीन नॉर्मली होती है इनसॉल्युबल, और ये जो थ्रोम्बिन है वो इसको क्या करता है, थ्रोम्बिन इसको परिवर्तित कर देता है घुलनशील में, घुलनशील फाइब्रिन प्रोटीन में। जब ये इसको घुलनशील में फाइब्रिन प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है तो ये जो घुलनशील फाइब्रिन, फाइब्रिन मीन्स फाइब्रस स्ट्रक्चर,
ये एक बनाती है फाइब्रस स्ट्रक्चर, कहां पर जाकर, इस जगह जाकर, इस जगह जाकर ये बनाती है एक फाइब्रस स्ट्रक्चर, इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएगी। और फिर उस फाइब्रस स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पर जो रक्त निकल रहा था वो इसी फाइब्रस स्ट्रक्चर में रुककर यहाँ पर जमने लग जाता है। और इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है। ये हमने पढ़ा ब्लड क्लोटिंग का जो प्रोसेस है वो। अब इस ब्लड क्लोटिंग के प्रोसेस में क्या क्या चीजें काम में आई उनको भी हम आगे देखते हैं। ब्लड क्लोटिंग में क्या क्या कंपोनेंट काम में आए, क्या क्या घटक काम में आए, उसको भी हम एक बार देखते हैं। तो इसमें कौन कौन से घटक काम में आए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर ये देखिए, ये है कैल्शियम +2 आयन। तो यहाँ पर क्या आएगा, कैल्शियम +2 आयन। सबसे पहले वहां पर कौन सी ब्लड सेल्स आती है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स आती है। और फिर प्लाज्मा में हमने दो प्रोटीन पढ़ी थी, कौन कौन सी, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों हमने पढ़ी थी प्लाज्मा में, प्लेटलेट्स वहां पर आया और Ca+2 की उपस्थिति में वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया था। और इसमें एक और जो है वो काम आता है विटामिन के। और विटामिन के अलावा यहाँ पर ब्लड कोएगुलेटिंग फैक्टर्स, रक्त स्कंदन कारक काम में आते हैं। वो जब हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं तब हमें उनका पता लगता है। आप याद रखिए यहाँ पर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो भी काम में आते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 13, 13 इनकी संख्या होती है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स की। और जब हम इनको दर्शाते हैं तो इनको इस तरह से नहीं लिखते हैं, इनको हमेशा लिखा जाता है रोमन संख्या में। तो इनको कैसे लिखते हैं हम, 1 to 13, इस तरह से इनको दर्शाया जाता है। तो ये घटक है जो ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस में काम में आते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट देखना है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती है, मैंने आपको रक्त परिसंचरण तंत्र प्रारंभ कराया था, तब मैंने आपको बताया था एक हार्ट पढ़ेंगे, एक ब्लड पढ़ेंगे और एक ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे। हार्ट हमने पूरा कर लिया, ब्लड हमारा हो गया, अब हमारा नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हिंदी में इन्हें कहा जाता है रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां क्या होती है, रक्त वाहिनियों को हमने देखा था कि ये जो होती है रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहित करने का काम कौन करती है, रक्त वाहिनियां। तो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है रक्त वाहिनियां, ब्लड के परिवहन का काम करती है। हमने देखा था उस टाइम की दो टाइप की होती है, एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन, एक होती है धमनी और एक होती है शिरा। तो जो धमनी होती थी वो क्या होती थी, ये मैंने बनाई एक धमनी, ये मैंने एक बनाई आर्टरी। आर्टरी में क्या होता है, जनरली इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है। तो हमने आर्टरी के लिए ये पढ़ा था जब हम हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो हमने यहां पर वहां से ले ली एक आर्टरी। अब इस आर्टरी से एक शाखा हमने निकाल दी, ये सबसे बड़ी आर्टरी, आर्टरी से हमने निकाली एक शाखा। इसकी जो शाखा है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, ये आर्टरी से थोड़ी छोटी होगी, इसी से निकली होगी अंदर से, इसको कहा जाता है आर्टेरियोल। हिंदी में इसे कहा जाता है धमनी का।
अब यहां से ये निकली आर्टीरियोल, आर्टरी से निकली आर्टीरियोल जो कि इसी की एक शाखा है। अब ये आर्टीरियोल, ये आर्टीरियोल है, ये आगे निकल रही है इसकी शाखाएं, ये छोटी छोटी है आर्टीरियोल। अब ये आर्टीरियोल किसी भी ऑर्गन में प्रवेश करने के लिए धमनी तो एकदम से प्रवेश नहीं करेगी, पहले वो शाखाओं में विभाजित होगी। अब ये जो शाखाओं में विभाजित हो रही है उसको कहा जाता है आर्टीरियोल। अब ये आर्टीरियोल किसी भी ऑर्गन में जाएगी तो इसके बाद ये और आगे डिवाइड हो जाती है और आगे ये एक वन लेयर की वेसल बना लेती है, वन लेयर की ब्लड वेसल बना लेती है। और इस वन लेयर की जो ब्लड वेसल है इसका नाम है कैपिलरी, हिंदी में इसे कहा जाता है केशिका। ठीक, सबसे पहले आर्टरी, आर्टरी से शाखाएं निकली, उन्हें कहा हमने आर्टीरियोल, और आर्टीरियोल भी आगे जाकर वन लेयर की जो एक नलिका है, वन लेयर की एक ब्लड वेसल है उसमें कन्वर्ट हो जाती है, उसको कहा जाता है केशिका। अब क्या होता है, आर्टरी में हमने क्या देखा था, आर्टरी में प्रवाहित होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जनरली हमने यही देखा था, इसका अपवाद भी हमने उस टाइम देखा था। तो इसमें प्रवाहित होता है ऑक्सीजनित रक्त, ये जाता है किसी ऑर्गन में, ऑर्गन में गया, ये यहां से आर्टीरियोल में गया, आर्टीरियोल से यहाँ केशिका में गया। अब ये जो O2 हमने कहा था कि O2 जाता तो है लेकिन ये ऑर्गन्स को देकर आ जाता है, तो ऑर्गन्स को डायरेक्ट ये नहीं देती है आर्टरी, ऑर्गन्स को ये शाखाओं में विभाजित होता है और फिर उसके बाद ये कैपिलरी तक जाता है। क्योंकि ये जो कैपिलरी होती है वो होती है वन लेयर की, वन लेयर की कोशिकाओं की बनी होती है, ये वन लेयर की सेल होती है और इसी के द्वारा यहाँ पे जो ऑक्सीजन आया वो दे दिया जाता है ऑर्गन्स को। इसी के साथ ब्लड अगर किसी और पदार्थ को भी ला रहा है, अगर ये खाने के द्वारा ग्लूकोज को भी ला रहा है या किसी भी और पदार्थ को ला रहा है तो वो कैपिलरी के द्वारा ही जो ऑर्गन्स है उसमें ट्रांसफर होता है, क्योंकि ये होती है वन लेयर की ब्लड वेसल। तो ये बनाई हमने कैपिलरी। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, ये कैपिलरी हमने बना दी, यहां से इसने ऑक्सीजन दे दी। अब ऑक्सीजन देने के बाद वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है वेन्स में, उसके लिए हमने क्या देखा था, वेन, शिरा। तो यहां पर भी क्या होगा, जैसे ये हमने यहां पर बनाई एक वेन, ये वेन हमने बनाई और ये भी इसकी शाखाएं भी इसी से कनेक्ट होगी। ये जो वेन हमने बनाई, वेन भी शाखाओं में डिवाइड होगी, जिस प्रकार आर्टरी इधर शाखाओं में डिवाइड होगी उसी प्रकार वेन इधर शाखाओं में डिवाइड होगी और इनको कहा जाता है वेन्यूल, हिंदी में इनको कहा जाता है शिरिका। ये जो वेन्यूल है, ये वेन्यूल भी आगे जाकर कहां पर इसका जॉइंटिंग पॉइंट होता है, यहाँ पर, और ये भी कैपिलरी में आगे विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर कैपिलरी में ऑक्सीजन का, CO2 का, जिसका भी आदान प्रदान होना था वो इस जगह हो जाएगा। अब यहाँ से जो ऑक्सीजन तो इसको दे दिया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स से आता है शिराओं में, और शिराओं से हमने क्या देखा था, शिराओं से जो ब्लड है वो ऑक्सीजनित होने के लिए कहां पर जाता है, वो जाता है लंग्स के पास। तो यहां से ब्लड कहां जाएगा, लंग्स के पास। और यहां किससे आया था, यहां आया था हार्ट, हार्ट से एओर्टा के थ्रू यहां पर ऑक्सीजनित रक्त आया था। तो इस प्रकार हमने कितनी ब्लड वेसल्स देख ली, एक हमने देखी आर्टरी, एक हमने देखी आर्टरी, सेकंड हमने देखी आर्टीरियोल, थर्ड हमने देखी कैपिलरी, फोर्थ हमने देखी वेन्यूल और फिफ्थ हमने देखी वेन्स। ठीक, ये हमने देखी ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स में भी हम आर्टरी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं।
ब्लड वेसल्स में हमें आर्टरी जो है उसको भी डिटेल में देखना है। तो आर्टरी क्या होती है? आर्टरी हमने हार्ट की जब स्ट्रक्चर पढ़ी थी, हार्ट की स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ी थी? हार्ट की स्ट्रक्चर हमने कुछ इस तरीके की पढ़ी थी और इसमें यहां से एक एओर्टा निकल रही थी, उसका नाम था एओर्टा। और यहां से क्या हो रहा था? ऑक्सीजनित रक्त आ रहा था और एओर्टा में जा रहा था। जो ये निलय है वो संकुचित हो रहा था और उससे ऑक्सीजनित जो रक्त है वो जा रहा था एओर्टा में। और इसमें जो ये ऑक्सीजनित रक्त जा रहा था वो बहुत ज्यादा प्रेशर से जा रहा था, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा था और प्रेशर से यहाँ पर रक्त जाता है। और ये जो नलिका है इसमें प्रेशर से रक्त जा रहा है, इसीलिए इसकी दीवार कैसी होनी चाहिए? इसकी दीवार होनी चाहिए मोटी, थिक लेयर इसकी होनी चाहिए। तो ये जो आर्टरी है उसकी होती है थिक लेयर। आर्टरी की लेयर कौन सी होती है? थिक। आर्टरी की लेयर होती है मोटी, क्योंकि इसको यहां से, क्योंकि रक्त जाना है पूरी बॉडी ऑर्गन्स में, यहां से रक्त जाना है, बॉडी ऑर्गन्स में रक्त जाना है, तो यहां से हाई प्रेशर में रक्त जाएगा, हाई प्रेशर में ब्लड जाएगा और उस प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए आर्टरी की जो ये भित्तियां है वो होती है मोटी। ठीक। और इसके अलावा अब हमने इसकी भित्तियां देख ली, आर्टरी का फंक्शन क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आर्टरी का फंक्शन क्या होता है? जनरली आर्टरी का फंक्शन होता है कि ये O2 को लेकर जाएगी और इसे दे देगी बॉडी ऑर्गन्स को। इसका एक अपवाद हमने देखा था, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक। आर्टरी का फंक्शन क्या होता है? ये ऑक्सीजनित रक्त को लेकर जाती है और उसे दे देती है बॉडी ऑर्गन्स में। और इसका अपवाद हमने क्या देखा था? वो था पल्मोनरी आर्टरी। ठीक। ये हमने देखा था आर्टरी का फंक्शन। अब आर्टरी में सबसे ज्यादा बड़ी कौन सी होती है? सबसे ज्यादा जो बड़ी आर्टरी होती है, लार्जेस्ट जो आर्टरी होती है, वो होती है ये वाली जो पूरी बॉडी ऑर्गन्स में जाएगी। इसका नाम क्या था? एओर्टा। ठीक। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट हमने देख ली कौन सी होती है? एओर्टा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे वेन। वेन के लिए हमने क्या देखा था? वेन के लिए हमने क्या फंक्शन देखा था? इसका फंक्शन था कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, उसको लेकर जाएगी हार्ट के पास और हार्ट के थ्रू वो जाएगा लंग्स के पास। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये परिवहित करने का काम करती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लंग्स के पास लेकर जाती है ताकि उसमें से ऑक्सीजन आ सके और वो बॉडी ऑर्गन्स को आगे सप्लाई हो सके। तो ये ऑक्सीजन पुअर जो ब्लड है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड का सप्लाई करने का काम करती है। और आर्टरी क्या करती थी? ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को सप्लाई करने का काम करती है आर्टरी, और जिसमें ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है उसको सप्लाई करने का काम करती है वेन। इसको भी हमने एक अपवाद देखा था, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ये हमने इसका एक अपवाद इसका हमने देखा था। इसके अलावा अब हम वेन की स्ट्रक्चर को देखें।
तो वेन की जो स्ट्रक्चर है वो होती है थिन लेयर की। वेन की जो स्ट्रक्चर है वो थिन लेयर की है क्योंकि इसमें कोई प्रेशर ज्यादा नहीं है, थिन लेयर की ये होती है। और जो वेन होती है क्योंकि इसको बॉडी के ऑल ऑर्गन्स में, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है वहां से रक्त लेकर आना है जो कि डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है। अब ये मान लो बॉडी के नीचे वाले ऑर्गन्स से रक्त लेकर आ रही है जो कि डीऑक्सीजनेटेड है, बॉडी के नीचे ऑर्गन्स से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है जिसमें ऑक्सीजन की है कमी। तो ऐसा हो सकता है कि ये ऑक्सीजन रहित जो ऑक्सीजन के पुअर ब्लड है उसको ऊपर लेकर आ रही है लेकिन वो प्रेशर की वजह से नीचे आ जाए। अब यहां तक ब्लड आ गया, हो सकता है कि ये नीचे जाने की कोशिश करे। अब ये नीचे जाने की कोशिश करे तो वो नीचे जा सकता है, उसको रोकने के लिए यहां पर पाए जाते हैं वॉल्व, ताकि जो ऊपर ब्लड गया है वो नीचे ना आ सके, इसीलिए यहाँ पर पाए जाते हैं वॉल्व। और ये वॉल्व जो रक्त है उसका विपरीत दिशा में जो परिवहन है उसको रोकने का काम करते हैं। तो जो ये वेन है उसमें पाए जाते हैं वॉल्व। ठीक, इसकी थिन लेयर होती है और इसमें वॉल्व पाए जाते हैं। ये हमने देखा वेन। और इसके अलावा जो लार्जेस्ट वेन है, लार्जेस्ट वेन वो कौन सी होती है? हमने लार्जेस्ट आर्टरी देखी, वो होती थी एओर्टा। तो लार्जेस्ट वेन कौन सी होगी? वेना केवा। ठीक, तो ये हमने देखा वेन के बारे में। अब वेन के बाद हमें क्या देखना, हमने क्या देखा था? वेन के बाद हमने देखा था कैपिलरी, केशिका। ये जो केशिका होती है वो हमने देखी थी वन लेयर की होती है और इसी के द्वारा केशिका के द्वारा ही जो पदार्थ है ऑक्सीजन, CO2, अगर हम हार्मोन्स ले, ग्लूकोज हम ले, तो सभी का परिवहन किसके द्वारा होता है? केशिका के द्वारा। तो आर्टरी से जाती है आर्टेरियोल में, आर्टेरियोल से जाती है केशिका में, केशिका से जाती है वेन्यूल में, वेन्यूल्स से जाती है वेन्स में। तो ये हमने देखा केशिका। अब हम इनमें डिफरेंस देखते हैं कि जो आर्टरी है, आर्टरी और वेन में डिफरेंस क्या होता है? आर्टरी और वेन में हम डिफरेंस देखते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि जो आर्टरी है उसमें जनरली प्रवाहित होता है ऑक्सीजनित रक्त। तो जनरली ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को प्रवाहित करने का काम करती है। ठीक, आर्टरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड को प्रवाहित करने का काम। और जो वेन्स होती है वो जनरली क्या करती है? ऑक्सीजन पुअर ब्लड को प्रवाहित करने का काम। ठीक, इनके हमने अपवाद देखे थे, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी और एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ठीक, ये हमने इनके अंदर देखा। फर्स्ट डिफरेंस इसके अंदर क्या होता है। सेकेंड डिफरेंस आपको अभी अभी मैंने बताया। सेकेंड डिफरेंस क्या होता है? जो आर्टरी है उसकी वॉल कैसी है? थिक। और जो ये वेन है उसकी वॉल कैसी है? थिन। तो सेकेंड डिफरेंस क्या है इनकी वॉल का? इसमें पाई जाती है थिक और इसमें पाई जाती है थिन। ठीक,
और इसके बाद हमने और डिफरेंस क्या देखे, इसको आप आगे से ही देखें। देखिए जो वेन है उसमें हमने बनाए थे वॉल्व, लेकिन आर्टरी में हमने वॉल्व्स नहीं बनाए हैं। तो थर्ड डिफरेंस क्या हो गया वॉल्व्स का, कि जनरली यहां पर वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं और यहां पर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। एक और डिफरेंस मैं आपको बताती हूं क्या होता है। आप हार्ट की स्ट्रक्चर पर आइए, जो मैंने आपको पहले पढ़ाई थी। हार्ट की स्ट्रक्चर को आप इमेजिन कीजिए। तो ये मैंने आपको हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी। इसमें आप देखिए जो वेन है और जो आर्टरी है दोनों को देखिए। तो इसमें हम देखते हैं ये पल्मोनरी वेन, ये क्या कर रही है, हार्ट से दूर जाने का काम कर रही है, हार्ट से दूर जाने का। और जो ये पल्मोनरी वेन हार्ट से लंग्स से जो रक्त है वो हार्ट की ओर लाने का काम कर रही है लंग्स के थ्रू। और जो ये आर्टरी है वो यहां से ऑर्गन्स में जा रही है। तो जो आर्टरी होती है वो हमेशा हार्ट से दूर की तरफ जाती है, और जो ये वेन है वो हमेशा हार्ट की ओर आती है। आर्टरी क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर जा रही है, देखो यहाँ पर आर्टरी एओर्टा जो है वो हार्ट से दूर जा रहा है, यहाँ पर भी आर्टरी हार्ट से दूर जा रही है, और जो ये वेन है वो हार्ट की ओर आ रही है। तो इनका एक और डिफरेंस ये है कि टुवर्ड्स द हार्ट और हार्ट की दूर। तो इसका नेक्स्ट डिफरेंस हम क्या देखेंगे, आर्टरी हमेशा हार्ट से दूर की ओर जाती है, हार्ट से दूर की ओर जो जाती है वो होती है आर्टरी, और जो वेन्स होती है वो क्या होती है, हार्ट के पास जो आती है, हार्ट की ओर जो आती है वो होती है वेन्स। तो हमने ये देखा आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस क्या होता है। तो आज हमारा जो रक्त परिसंचरण टॉपिक है वो पूरा होता है। इसको आप रिवाइज करके आए, कल इसको एक बार और रिवाइज करवा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।